नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना के इस विकट दौर में आप सकुशल होंगे, सपरिवार आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। तो मित्रों, आज हम व्यंजन संधि के अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़ लिए थे। अभी हम व्यंजन संधि के चौथे नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों, व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है, ये नियम कहता है कि ई, उ, री, र, श तथा यदि स, त, थ हो तो उत्तर पद के वर्णों का मूर्धन्यीकरण से तात्पर्य है कि स मूर्धन्य, ठीक है, त का रूपांतरण ट के रूप में हो जाएगा, थ का ठ और न का ण हो जाता है। तो इस प्रकार से नियम है। मित्रों, व्यंजन संधि के अब तक के जो नियम थे, उन सभी नियमों में हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्रथम पद का जो अंत होता है, उत्तर पद के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये जो नियम है ये थोड़ा हट कर के है, अलग है, ठीक है। और अलग किस दृष्टि से है? क्योंकि इसमें परिवर्तन उत्तर के वर्ण में होगा, न कि प्रथम पद के वर्ण में। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि प्रथम पद में ये जो वर्ण दिए गए हैं, सूत्र को हम एक बार लिख लेते हैं। सूत्र में क्या बताया गया कि प्रथम पद में क्या क्या वर्ण हो सकते हैं? ई, उ, री, र है, ठीक है। और दूसरे पद में स, त, थ और न, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। तो स का रूपांतरण श के रूप में होगा, त का रूपांतरण ट के रूप में, थ को हम ठ के रूप में बदलेंगे और न का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। अब अगर मैं थोड़े इस नियम के सिद्धांत की बात करूं तो मित्रों, यहाँ पर ये जो वर्ण दिए गए हैं, ये वर्ण प्रथम पद के मतलब प्रथम पद में प्रयोग कहाँ होता है? तो ध्यान रखें कि प्रथम पद में इनका प्रयोग पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है, कहीं पर भी हो। इनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाना चाहिए, कम से कम एक वर्ण इनमें से आ जाना चाहिए। और प्लस के बाद में जो ये वर्ण दिए गए हैं, ये भी शुरू में हो सकते हैं, बीच में कहीं हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो यहाँ पर उत्तर पद में यानी बाद वाले वर्णों में होगा। अब बाद वाले वर्णों में जो वर्ण आ रहा है, उसके नीचे जो वर्ण लिखा है, उसी के क्रम में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। उदाहरण यदि हम देखें तो इसके कुछ उदाहरण भी अलग वैरायटी के होते हैं। परीक्षा में भी कई बार इस प्रकार के इस नियम के उदाहरण पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कई बार इस प्रकार के नियमों में, उदाहरणों में कंफ्यूज हो जाता है कि यार इन शब्दों को अब हम किस प्रकार से बदलेंगे। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि इस सूत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसमें वर्णों के बदलने का कोई एक निर्धारित क्रम नहीं है, जैसा कि हम बाकी के नियमों में पढ़ते हैं। इसमें कोई वैसा निर्धारित नियम नहीं चलता है। ये एक स्वच्छंद रूप से चलने वाला नियम है। शब्दों की प्रकृति के अनुसार शब्द की जो ध्वनि है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो परिवर्तन का है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि शब्द के वर्ण के रूप में आपको र प्राप्त हो गया। जानते हैं प्रथम पद में र है, तो आप देखेंगे कि प्रथम पद में र है। और उत्तर पद में मान लीजिए आपको कहीं पर न लिखा, उत्तर पद में न को भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे तो र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न है, न रूपांतरण के रूप में होकर के शब्द क्या बन जाएगा? रण शब्द क्या बन जाएगा? रण शब्द बन जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवर्तन किस में हुआ है, परिवर्तन उत्तर पद में हुआ। ठीक है, इसी प्रकार ये तो बात थी र की या व्यंजन की। ऐसा इनमें से भी आ जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्वर लिख दिया है री और इसके साथ में भी न आ जाए तो क्या हो जाएगा, री तो इस न का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ण हो जाएगा। री न का क्या हो जाएगा, रण हो जाएगा। कई बार जो दिए गए तीन हैं ये मात्राओं के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। ये जो व्यंजन है, कभी कभी ये जो र व्यंजन है ये खासकर संयुक्त वर्णों के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए उदाहरणों को बहुत ही बारीकी से हमें देखना होगा, समझना होगा। मैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ है प्र, तो आप जानते हैं एक उपसर्ग है और इसके साथ में मैंने शब्द लिख दिया नाम। अब अगर मैं सीधे तौर से बात करूं कि र है तो एकाएक विद्यार्थी ये समझ सकते हैं कि इसमें तो कहीं पर र है ही नहीं, लेकिन आप ज़रा गौर से शब्दों का थोड़ा विश्लेषण करोगे तो आप देखेंगे कि प्र जो किन दो वर्णों के योग से अ प्लस र के योग से बना है, तो इसमें आप देख रहे हैं र आ चुका है। के बाद में क्या है, निश्चित रूप से र के समझ र कारण न क्या है, प्रणाम हो जाता है। बहुत से ऐसे आपको और भी, मान लीजिए मैंने शब्द दिया है प्र प्लस नत, तो इस रूप अब आप लिख दो प्र प्लस मैंने लिखा है प्र प्लस मान में आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शब्द किसी मतलब उत्तर पद में वर्ण के रूप में हो सकते हैं, अंतिम वर्ण के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन जहां रूपांतरण तो आप जानते हैं प्र में र है, ये होगा माँ तो यथावत रहेगा लेकिन अंत तो प्लस मान का संधि पद हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ मात्राओं के रूप में इसके आते हैं। मान लीजिए मैंने परि प्लस नय, तो यहाँ पर देख सकते हैं में ई की मात्रा भी है, ई भी है। अब आप समझते हैं कि न का क्या हो जाएगा, परि प्लस नय का क्या हो जाएगा, परिणय हो जाएगा। से मैं आपको अभ्यास कर परि प्लस मान, ठीक है, परि प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। मैं कुछ ऊ के उदाहरण भी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है सु प्लस समा, तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे में स्वर कौन सा है, ऊ। मैंने सूत्र में बताया है कि ऊ वर्ण के रूप में भी हो सकता है, मात्रा के रूप में भी हो सकता है। इस ऊ के बाद में वर्ण क्या है, स है, जो भी मैंने आपको बताया था कि स उत्तर पद में हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, परिवर्तन है, स के श बदल जाएगा। तो पहला वाला जो सु है वो तो यथा रहेगा और बाद में जो ये समा है, स हो जाएगा षट, यानी कि मूर्धन्य श हो जाएगा, ठीक। तो शब्द क्या हो जाएगा, सुषमा, शब्द क्या हो जाएगा, सुषमा, ठीक। तो इस प्रकार ऐसा ही एक उदाहरण और मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सु प्लस स्मित, ठीक है, सु प्लस स्मित। तो यहाँ पर भी जो वर्ण स आ रहा है केवल किसी को है, बाद वाला जो त है ये रूपांतरित नहीं होगा। को बता दिया है कि कुछ में ये नियम स्वच्छंद रूप से भी चलते हैं, ठीक है, लेकिन निकटतम जो वर्ण होते हैं केवल उनमें परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, वो चाहे निकटतम वर्ण एक हो या कभी कभी कुछ उदाहरणों में दो दो वर्ण भी बदलेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो सु प्लस स्मित को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, सुस्मित,
शब्द क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को लग सकता है कि भाई सुष्मित तो का नाम सुना है। तो यहाँ पर सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, में कविताओं में इनका प्रयोग होता है। स्मित शब्द का अर्थ होता है मुस्कान। ठीक है, तो अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। स्मित का सुंदर मुस्कान जिसकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाते हैं। और भी उदाहरण बनेंगे, मैं कुछ उदाहरण दिया है। प्रति, अभी मैंने कहा कि दो दो वर्ण भी बदल, इस उदाहरण होगे कि दो वर्ण बदलेंगे, दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? देख सकते हैं कि प्र को अगर हम देखें तो प्र में प करेंगे तो र आ गया। लो त के साथ में जो ई आया, इनमें से किसी को, जैसा कि मैंने आपको भाषा में बताया है कि वर्ण कौन हो सकते हैं, ये र भी हो सकता है। तो वर्ण जो है आप देखोगे कि यहाँ भी बदलेगा और थ बदलेगा। प्लस स्थान के जब हम संधि करेंगे तो प्रति तो यथावत रहेगा। स्थान में ये जो स है, स वाला स है यानी दंत्य स है, स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वक जो है, इस थ का रूपांतरण किस में हो जाएगा? के रूप में थ, तो थ को हम किस में बदल देंगे? ठ में। के बाद में ये जो नियम है इस विराम लग जाता है, इसलिए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्लस स्थान की संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान शब्द हो जाएगा। अब इसी तरह से एक शब्द और आ गया, प्रति प्लस स्थित। समझ सकते हैं क्या होगी इनकी संधि। आगे मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक शब्द लिख दिया है अनु स्थान। ठीक है, आगे शब्द आ गया पोष प्लस न, शो प्लस न। ठीक है, इस प्रकार के ये कुछ और उदाहरण हो जाते हैं। इन उदाहरणों पर आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। ठीक है, और कोई समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से मैं आने वाले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। ठीक है, वस्तुतः मैं जब वीडियो लाइव चलता है उस टाइम देखता हूँ, अधिकांश जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं, अधिकतर विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं। यदि कहीं पर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो ठीक करवा देता हूँ। तो खुशी होती है मुझे कि आप कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मूक दर्शक भी बने बैठे होते हैं। जो केवल मूक दर्शक बने बैठे हैं, मैं उनसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, मित्रों ये हम पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ाई का वीडियो, घंटे का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो जो भी है, इससे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं जो कि आपके परीक्षा में बहुत काम है। में देखते हो उनकी बजाय बैठ के इन एक फिल्म की तरह इस वीडियो को नहीं देखना है, समझना है और साथ में एक्टिव रहना है। आपको हमेशा कहता हूं कि हम जितना खुद करेंगे उतना हम सीखेंगे। इसलिए जो ये उदाहरण, इनको भी हल आप स्वयं कीजिए ताकि आप, कुछ और उदाहरण है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उत्तर प्लस अयन, यहाँ देखोगे कि उत्तर में र आ गया, ऊ भी आ गया, तो इसके इस न का क्या न हो जाएगा, तो उत्तर प्लस अयन का संधि पद क्या होगा? इसी प्रकार दक्षिण प्लस अयन क्या है? दक्षिणायन। दीर्घ संधि में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि र का अ और आगे अयन का अ, ये दोनों जुड़ करके इनका दीर्घीकरण रहा है। आ हो रहा है तो दक्षिणायन हो जाएगा। लेकिन
संधि में ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जिनमें एक से अधिक संधियां हो सकती है। ये भी कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिनमें दो भिन्न भिन्न संधियां हैं। इनमें दीर्घ संधि भी है इन दोनों, और इनमें व्यंजन संधि भी है। प्रथम पद का अंतिम स्वर अ, दूसरे पद का प्रथम स्वर अ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ होता है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है। लेकिन कुछ वर्णों की विशेषताओं के कारण इनका जो अंतिम जो व्यंजन है, व्यंजनों में भी एक परिवर्तन होता है, तो इस व्यंजन संधि भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार इन उदाहरणों को एक बार देखें और समझें। आगे वाले जो बात करेंगे इसके 5वें में, तो मित्रों 5वां नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैंने देखा है कि पिछले काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, इस नियम के शब्द आते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देकर इस वीडियो को पढ़ें एंजॉय करते हुए। ठीक, ये जो नियम कहता है कि किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद यदि छ हो तो छ से पूर्व हमेशा च का आगमन होता है। च, इस हुए च को हम बोलते हैं व्याकरण की भाषा में तुक। क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। इन शब्दों का भी ध्यान रखें कि व्याकरण में इन शब्द विशेष का क्या अर्थ होता है, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने ना आए। ठीक है, तो च को हम क्या कहेंगे? जो बीच में आया हुआ जो च व्यंजन है इसको हम कहेंगे तुक। च का यानी तुक का आगमन होता है। अब कैसे होता है? तो मित्रों मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है स्व प्लस छ। छ एक उपपद के रूप में साथ आया हुआ है, स्व एक उपसर्ग के रूप में आया हुआ है। स्व के साथ में जब हम छ को जोड़ेंगे तो मित्रों स्व में आप देख सकते हैं अस्वर है, तो पहले गया स्वर, बाद में गया। तो से पहले हमें किसको लाना है? आधे च को लाना है, तो स्व प्लस छ को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? क्या शब्द बन जाएगा? स्वच्छ। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरणों को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है फल प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, ठीक है। और इसमें शब्द क्या हो जाएगा? प्र प्लस छन्न, प्रति प्लस छेद। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। मित्रों यहाँ पर आप देखोगे कि में स्वर कौन सा है? छत्र में स्वर कौन सा है? अ है। प्र में स्वर कौन सा है? अ है। प्रति में स्वर कौन सा है? ई है। एक शब्द प्लस छेद, तो आप देख सकते हैं अनु में भी स्वर कौन सा है? ऊ है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो कोई स्वर वर्ण है। नियम ये कहता है कि पहले कोई स्वर होना चाहिए, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण ये कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? दूसरे पद का प्रथम वर्ण छ होना चाहिए। हमें क्या करना है? जब ऐसी स्थिति कि पहले स्वर हो और बाद में छ हो, तो हम दोनों के बीच में च को लिख देना है। आप यहाँ पर देखोगे फल प्लस छाया, जब हम इसकी संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? फलत छाया। इसी प्रकार छत्र प्लस छाया का क्या होगा? छत्र छाया। इसी प्रकार प्र प्लस छन्न का क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न। इसी प्रकार प्रति प्लस छेद का क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। इसी
अनु प्लस छेद का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा अब ये नियम। अब कुछ उदाहरण मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिनको मैं अभी यहाँ सोल्व नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके उत्तर का। ठीक है, तो शब्द है प्लस छेद, ठीक है, परि प्लस छद, प्र प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण, एक शब्द और लिख देता हूं मैं, आ प्लस छादन। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, कोशिश करें कि आप इन दिए गए उदाहरणों के उत्तर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले वीडियो के अगले नियम के बारे में। तो मित्रों, जो अगला नियम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो के नियम, तो मित्रों अगला जो नियम है इसका छठा नियम, वो नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या कोई वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण हो, तो प्रथम पदांत वर्ण का अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है मित्रों, इस नियम के उदाहरण बहुतायत पूछे जाते हैं। लगभग परीक्षाओं में जहां से संधि के सवाल आते हैं, इस नियम का उदाहरण 90% उदाहरणों में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही ध्यान देकर के इस नियम को समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं तो ये नियम कोई ज़्यादा नहीं है, परिभाषा थोड़ी लंबी आपको ज़रूर लग रही होगी, लेकिन ये नियम बहुत ही आसान है। अगर मैं सीधे तरीके से अगर बात करूं तो सीधे ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण या चौथा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ मतलब य र ल व, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो पहले का तीसरा हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है उसका यहाँ पर हम एक पूरा व्यवस्थित सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र में हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण की यदि मैं बात करूँ, प्रथम वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं च, ट, त और प। ये सभी के सभी क्या हैं? अपने अपने वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। ये मैंने बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा दिया है, काफ़ी बड़ा लगाया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देखें। और इसके बाद में क्या होता है? ये बाद में आप देखोगे ढेर सारे वर्ण मिलेंगे। बाद में आपको स्वर वर्ण भी मिलेंगे, वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण भी मिलेंगे और अंतस्थ वर्ण भी मिलेंगे। ठीक है, तो वर्णों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। मैं अच्छी तरह से पहले संख्या को लिख लेता हूँ कि सबसे पहले तीसरे चौथे वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैं उनको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे वर्ण में ग, घ, ज, झ, ड, ढ, ध, ब,
और भ, इन वर्णों का आप देखोगे ये सभी के सभी अपने अपने वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण हैं। पहला, दूसरा क ख, तीसरा चौथा ग घ। च वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण ज झ। इसी प्रकार ट वर्ग के तीसरे चौथे ड ढ, त वर्ग के तीसरे चौथे द ध और प वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण ब भ हो जाएंगे। इसके बाद में लिखा हुआ यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व और इसके बाद में लिखा हुआ है कोई भी वर्ण, यानी प्रथम पद में इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए, प्रथम से एक वर्ण होना चाहिए और उत्तर पद में इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो परिवर्तन किस रूप अंतिम वर्ण यदि क हुआ, इनमें से कोई भी वर्ण हुआ तो क रहेगा। च हुआ तो च का रूपांतरण ज के रूप में, रूपांतरण ड के रूप में हो जाएगा। अगर त हो त का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा और प हो तो प का क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक है, और बाद में कोई व्यंजन है तो ये वर्ण आधे रहेंगे और बाद में यदि स्वर आ जाते हैं तो स्वर आ जाने की स्थिति में इन वर्णों की क्या लग जाती है? मात्रा। कि व्यंजनों के योग में तो ये वर्ण क्या रहेंगे? हल ही रहेंगे, हल रहेंगे और स्वर आएंगे तो स्वरों के योग में क्या हो जाएगी? स्वर की मात्रा लग जाएगी। हम इन सब के उदाहरणों को पृथक पृथक रूप से पढ़ेंगे। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों बिना समय गंवाए मैं सबसे पहले नियम की बात करूं तो पहला नियम ये कहता है कि क के बाद में ग, घ, भ, इनमें से कोई भी अगर वर्ण आ जाए तो हम क्या करेंगे? ये जो क है इस क को देंगे क, ग देंगे इन व्यंजन वर्णों के योग में। तो ये क का जो रूपांतरित वर्ण ग है वो क्या रहेगा? हल। लेकिन यदि कोई स्वर आ जाए तो स्वर के योग में यहाँ पर क्या लग जाएगी? स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसको ना भूलें, स्वर की क्या लगानी है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे मैंने एक शब्द लिखा है दिक् प्लस गज। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले क हलंत है और उसके बाद में ग क्या है? तीसरा वर्ण है। तो ये जो क है इस क का ही भी तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो दोनों पद क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया है वाक प्लस दत्ता। शब्द मैंने क्या लिख लिया है? वाक प्लस दत्ता। तो आप यहाँ पर पहले हलंत है, उसके बाद में द, तीसरा वर्ण क का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ग के रूप में हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। ठीक है, अब आप कि वाक क्या होता है? का अर्थ होता है वो कन्या जिसकी सगाई हो चुकी हो। ठीक है, जो शब्द हैं वो आपको वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे जा सकते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या वाक्यांश अगर आपको ये दे दिया जाए कि जिस की सगाई हो चुकी हो तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? वाग्दत्ता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरणों दिया है प्लस दर्शन। ठीक है, मैं कुछ और रहा हूं शब्द दिक् प्लस बंधन। ठीक है, अगला शब्द हो जाएगा दिक् प्लस भ्रमित। ठीक है, और शब्द हो जाएगा भ्रमित। अगला शब्द हो जाएगा
वाक प्लस युद्ध, उसके बाद हो जाएगा एक शब्द वाक। इस प्रकार ये उदाहरण है। कमेंट सेक्शन में आप इनका उत्तर देंगे। मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ कुछ ऐसे वर्णों के बारे में जहाँ पर व्यंजनों में भी कुछ अलग टाइप का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ, र। तो क के बाद में अगर र वर्ण आ जाए तो सही शब्द किस प्रकार से, आप यहाँ पर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है वाक। र का अर्थ होता है संतुष्ट, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी का मन बहलाना, व्यंजन इसका शब्द बनेगा। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि क के बाद में व्यंजन क्या है, र किस रूप में करना है, क में करना है, शब्द क्या है। अब कई बार विद्यार्थी को आधा आधा करके हम इसको से लिख देते हैं। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको था कि र से पूर्व वर्ण यदि हलंत हो तो पूर्व वर्ण के साथ जुड़ करके संयुक्त व्यंजन बनाता है। ठीक है, तो आपकी र से जो पूर्व वर्ण तो संयुक्त बनेगा, ग तो पूर्व लिखा जाएगा और लिखा जाएगा, ग र जुड़कर जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, वाग्वंजन। ठीक है, तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी कर देते हो ये अच्छी तरह से देख समझ लें। तो जो छोटी छोटी गलतियां आप संधि में, आप उन गलतियों से बचें। शब्दों की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और उसके बाद में सही विकल्प का चयन। इसी प्रकार र से बनने वाले कुछ उदाहरण और आप इसके लिए दे रहा हूं, उन पर प्रैक्टिस करें अच्छी तरह कि आप पूर्ण रूप से संतुष्टि है कि जो आप नहीं आया है। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है एक प्लस राजा, एक लिखा प्राक रंग। तो इस प्रकार और बनने हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ होने वाले उदाहरण बना ले रहेगा, हो गया। के लिए आपको जाता है, कोई बाद में स्वर आता है तो स्वर की लग जाती है मात्रा। समझ, मैंने है दिक अंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले और बाद में है, परिवर्तन करेंगे तो दिक आप के रूप में हो। देखोगे स्वर कौन सा है, अंबर का प्रथम है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मात्रा के रूप में, तो शब्द बन जाएगा दिगंबर। शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस बार देखिए जो ग है वो हल नहीं रहा है था, और हमने ग के साथ में आ मात्रा लगा दी है। ऐसा एक और शब्द मैं लिखता हूँ वाक, वाक प्लस आराधना। तो मित्रों आप देखोगे यहाँ पर भी क हलंत है, हो जाएगा वागाधना। ठीक है, इस तरह से कुछ उदाहरण ऐसे ही स्वरों प्रैक्टिस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, सीखें और समझें अच्छी तरह से। यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है प्राक प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, इस तरह से शब्दों को जोड़ें। ठीक है, और मैंने शब्द लिख दिया है वाक
प्राक प्लस, ठीक है, और शब्द हो जाएगा दिक प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, आप इन उदाहरणों पर करें और कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर जरूर रूप से मैं आप उत्तरों को इंतजार करता हूं मैं आपके उत्तरों का, ठीक है। अब करते हैं अब देखिए हमने क के बाद में इन सभी, अब हम बात करते हैं च की। इन वर्णों के उदाहरण नहीं मिलते हैं, यानी कि प्रथम अंतिम रूप में च हो, में इनमें से कोई के उदाहरण सामान्यतः नहीं बनते हैं। ये उदाहरण केवल और केवल स्वरों के साथ में, स्वरों के इस, तो बात करते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए। बाद में जैसा मैंने वर्णों के उदाहरण नहीं बनते हैं, यहाँ पर हम केवल स्वर वर्णों की। तो च के बाद कोई भी स्वर, तो च रूपांतरण किस में हो जाएगा, च का रूपांतरण ज के रूप में हो जाएगा। और यहाँ जो स्वर आएंगे इस स्वर के साथ में क्या लग जाएगी, मात्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। तो मित्रों सबसे पहली बात यह कि हम अच का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अच का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर। मित्रों आपने 10वीं तक तो संधि निश्चित रूप से पढ़ी ही होगी और वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्वर संधि का एक अन्य नाम भी बताया गया है, अच संधि, ठीक है। तो अच का मतलब क्या होता है, स्वर ही होता है। यदि किसी ने संस्कृत थोड़ी ज़्यादा ढंग से पढ़ी है तो आप जानोगे कि वर्ण विचार में, संस्कार में हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं, प्रत्याहार बनता है, प्रत्याहार बनता है और अच होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। तो इसीलिए स्वरों को कहा जाता है। ये प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र जो दिया गया है उसके अनुसार बनाए जाते हैं, जो सूत्र आपको किसी संस्कृत वाली क्लास में बताऊंगा, अभी यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वर होता है, और अच हो अंत वो अजंत शब्द हो जाता है। च का रूपांतरण हम किस में कर देंगे, सूत्र के अनुसार देख सकते हैं, च को हम बदलेंगे ज में, तो अच का क्या हो जाएगा, अज। अ स्वर बाद में है तो हमने ज में अ की मात्रा लगा दी, शेष पद जो है वो जाएगा अजंत। कुछ ये कह सकते हैं कि सर अजंता तो फिर भी एक सुना सुनाया शब्द है, किसी स्थान विशेष का नाम है, अजंता एलोरा की गुफाएं हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन अजंत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो हलंत का, हलंत का अर्थ क्या होता है कि अंतिम वर्ण यानी कि व्यंजन, और यहाँ अजंत का मतलब होता है अंतिम वर्ण हो अच यानी कि स्वर वर्ण। तो अजंत शब्द का अर्थ होता है अंतिम वर्ण हो स्वर जिसका, ठीक है, तो ये अजंत होता है। इसी प्रकार एक शब्द और मैं लिख देता हूँ, पंच आब, ठीक है। शब्द क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और उदाहरण हो जाएगा पंच प्लस उक्ति, ठीक है, पंच देश और बन जाते हैं इसी नियम के, ठीक है। अब हम करते हैं, तो मित्रों अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस बार वापस देख लो। क के बाद सभी व्यंजनों को हमने पढ़ लिया, बाद में व्यंजन, अब यहाँ बचा है तीसरा सूत्र ट। तो ट के व्यंजन भी आएंगे, स्वर भी आएंगे, हैं जो तीसरा है। तीसरा सूत्र क्या कहता है, वर्ण के बाद में कौन है, तो ट वर्ण के बाद में वर्णों में ग, घ, ज, झ सामान्यतः
उदाहरण बनते हैं पर तो कोई बनता भी नहीं है, ड ढ पर भी नहीं बनते हैं, तो जिन पर नहीं बनते हैं मैं उन वर्णों को छोड़ रहा हूँ। ध ब भ, ठीक है, र ल व और स्वर वर्णों के साथ में उदाहरण बनेंगे, और इन सभी के साथ में उदाहरण बनेंगे तो ट का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ट का रूपांतरण ड के रूप में हो जाएगा। और यदि बाद में वर्ण कोई स्वर है तो स्वर के साथ, ठीक है, कोई कठिनाई हो एक वीडियो को रिवर्स करके वापस देख लें की। ये करते हैं ग की, तो मित्रों मैंने यहाँ लिख दिया है षट ग्रंथ। आप जानते हैं कि ट का तो षट का क्या हो जाएगा? ग्रंथ जैसा है वो जैसा है उसको वैसा ही रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, इस बार हम बात करते हैं घ का उदाहरण इसमें बनता नहीं है, मुश्किल है ऐसे शब्दों का बनना। प्रथम पद के रूप में हमें केवल षट एक ही पद प्राप्त होता है। उदाहरण हिंदी में अब तक तो बने हुए कहीं प्राप्त हुए नहीं है, जब हो जाएगा तब उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं ज की, तो मैंने यहाँ शब्द लिख दिया षट प्लस जन्म, तो शब्द क्या हो जाएगा? षड जन्म। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो हम ट का रूपांतरण का किस रूप में कर रहे हैं? ड के रूप में। से अब जो आगे के उदाहरण दूं मैं उनका रूपांतरण आपको करना है। ठीक है, मैं बात करता हूं यहाँ पर ध के बारे में। मैंने सब लिखा है षट, अब इसका रूपांतरण किस रूप करके बताएं। ठीक है, शब्द मैंने लिख दिया प्लस बंधन, षट प्लस भाग। ठीक है, और हम बात करते हैं प्लस यंत्र, षड्यंत्र हो जाता है। ठीक है, मैं बात करता हूं यहाँ पर व की, प्लस वचन। ठीक है, मुश्किल है। बात करते हैं र, तो र वाला उदाहरण था, यहाँ पर भी आपको बता रहा हूं अच्छे तरह। जो उदाहरण है वो संयुक्त में थोड़े अलग प्रकार के हो। के सामने एक शब्द आ गया षट प्लस, क्या करनी है? संधि करनी है। तो आप जानते हो षट का रूपांतर प्लस बाद में शब्द क्या है? रंग है। ड के साथ में र जुड़कर, मैंने पिछले वीडियो में भी सूत्र में भी बताया था कि संयुक्त ड का ड तो ड के रूप में लिखा जाएगा, ये हलंत है हलंत रहेगा, और र के रूप में लिखा जाएगा तो अनुस्वार आ जाएगा। तो इस पूरे खंड को हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? षड्रंग। षड्रंग, तो ड और र जुड़कर ड्र बन जाता है। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट कर, मैं आपको दे रहा हूं उन षट प्लस राग, और एक शब्द दे देता हूं, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं षट प्लस राग और षट प्लस राजा। ये तो दो उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को देखें, समझें और कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं कि इसी ट वर्ग के बाद में अब हमें क्या चाहिए? स्वर वर्ण चाहिए। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, हम थोड़ा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो हम बात करते हैं ट के बाद में स्वर। तो मित्रों जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है षट, और इसके साथ में मैंने एक शब्द लिखा है आनन। तो आपको ट का रूपांतरण हम ड के रूप में करेंगे, और बाद में जो स्वर आया है उस स्वर की हम क्या लगा देंगे? मात्रा लगा देंगे। तो षट प्लस आनन को जोड़ेंगे तो षट में ट का क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। आनन का आ साथ में जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से षट प्लस आनन क्या? षडानन सही रूप हो जाएगा। इसी प्रकार जो
अभ्यास करें। मैंने यहाँ पर एक शब्द प्लस इच्छा, षट उक्ति, षट प्लस उपदेश। ठीक, अगले सूत्र के बारे में तो आने वाले व्यंजन, चौथा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चौथे सूत्र में हम ये पढ़ेंगे नहीं आएंगे, ड ढ यहाँ असम में ज आएगा तो त का ज हो जाएगा। अभी मतलब ज झ और ड, ध ब भ य र, ल वर्ण एक और नहीं आएगा। अब ल क्यों नहीं आएगा ये हम अगले नियम में, और स्वर कोई भी आ सकता है के लिए कुछ वर्णों को हमें छोड़ना होता है। जो जो वर्ण छोड़ना है मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जो लिखे हैं मैंने उन्हीं वर्णों को हमें लेना है। इनके अलावा किसी भी वर्ण के साथ में त का उदाहरण बनेगा तो जो हमें इस नियम परिवर्तन होगा, इस नियम में हमें परिवर्तन ये चाहिए त के रूप में चलना है। अगर कोई स्वर हो तो स्वर की यहाँ पर हमें क्या लगा देनी है, साथ में मात्रा लगा देनी है। अगर व्यंजन हो तो व्यंजनों के योग में का ध्यान रखें। ठीक, तो मान लीजिए एक शब्द आ गया घाटन। ठीक है, अब यहाँ पर जो उत और उद में से जो विकल्प है, ठीक है, अब कुछ विद्वान उद को मानते हैं, कुछ उत को मानते हैं, चलो ठीक है वो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उद प्लस घाटन अगर हम यहाँ ले तो फिर बात जो संधि की होती, ध्वनि परिवर्तन की होती, वो यहाँ नहीं होती। इसलिए इस उदाहरण आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। विकल्प के रूप में भी यदि हमें चुनना पड़े घाटन का संधि विच्छेद हम उत प्लस घाटन के रूप में ही चुनेंगे। पहले त वर्ण है हमें लिखा हुआ है, बाद में क्या वर्ण है ये दिया गया है। तो आप जानते हो कि त के बाद में हमें किस में रूपांतरित करना है, त को हमें रूपांतरित करना है। तो उत घाटन प्रकार शब्द क्या हो जाएगा, उद्घाटन शब्द आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इस चीज को, इसी अगर बाय द वे शब्द में उत गार तो शब्द क्या हो जाएगा, गार। इसी प्रकार मैं यहाँ लिख दूँ सत प्लस गति तो शब्द क्या हो जाएगा, सदगति। इसी प्रकार मैं यहाँ पर शब्द लिख दूँ भगवत प्लस गीता, दर्शन, महत्व प्लस तो क्या हो जाएगा, शब्द यहाँ पर है महत प्लस दर्शन तो क्या हो जाएगा, महत दर्शन। महत में त के स्थान पर द हो जाएगा और बाद वाला जो दर्शन जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, महत दर्शन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर दिए गए इन उदाहरणों को भी आप सॉल्व करें। कुछ उदाहरण मैं आपको और देने जा रहा हूँ, इसी नियम साथ में अभ्यास कर लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा उत प्लस बोधन, उत प्लस भव।
ठीक है। जगत प्लस बंधन, भगवत प्लस भक्ति। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं आप इन उदाहरणों को करें। बात करता हूं कि त के बाद में यदि स्वर हो तो हमें क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। तो कुछ उदाहरण हम स्वरों वाले भी साथ में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है तत् प्लस अंतर। मित्रों आप देख सकते हो तत् प्लस अंतर करेंगे तो तत् में जो त है हलंत वाला को हम किस में बदल देंगे, द के रूप में। आगे स्वर कौन सा है, अ है, और दोनों वर्ण द पूरा हो जाएगा। ठीक है, द को पूरा लिख देना है, द प्लस है जुड़कर क्या हो जाएगा, द पूरा पूर्ण वर्ण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो तत् प्लस अंतर को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, तदंतर। शब्द क्या हो जाएगा, तदंतर। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, आप उन शब्दों पर भी अभ्यास करें। मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया और सत प्लस, यहां पर भी आप देखोगे सत में त हलंत है, आगमन का आ है, तो दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों जोड़ेंगे तो होगा सदागमन। कैसे लिखना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और शब्द मैंने यहां पर शब्द लिख दिया कि सत प्लस इच्छा, तत् प्लस उपरांत, वृहत प्लस अरण्य। ठीक है, और शब्द जंगल का पर्याय है, अरण्य का मतलब, वृहद अरण्य का अर्थ क्या हो जाता है, बड़ा जंगल। ठीक है से, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सही संधि, ये शब्द आप विकल्पों को नहीं चुनना है। क्या होगा इसका सही संधि पद, तो सही संधि पद होगा शब्दों की हमें क्या करनी है, संधि करनी है। आशा करता हूँ उदाहरण भी आपके समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह से आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम सूत्र के बारे में। इसका कहता है पांचवा सूत्र कि प के बाद में, अब यारों प के बाद गिने चुने शब्द आएंगे, वो ज आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा और स्वर आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ण आएंगे, क्योंकि प उदाहरण हिंदी में बनते नहीं हैं। जो सीमित उदाहरण बनते हैं हम उन्हें यहाँ एक बार लिख लेते हैं। तो प का रूपांतरण किस में हो जाएगा, प का रूपांतरण ब के रूप में हो जाएगा। स्वर वर्ण हो तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, स्वर वर्ण की क्या लग जाएगी, साथ में मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया है अप प्लस ज। अप शब्द आपका पर्यायवाची भी आप मतलब पानी का पर्यायवाची भी होता है। पानी के पर्यायवाची में भी अप और आब दोनों शब्द आते हैं, आब हो जाता है। ठीक है, अप जो है वो संस्कृत भाषा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प है, बाद में ज है, तो प को तीसरे वर्ण में बदलेंगे तो प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। आप जान, और बाद में जो ज वर्ण है वो अर्थ क्या हो, कमल का पर्यायवाची है। अब कोई प्रोफेसर कब्ज का पर्यायवाची क्या होगा, तो बता दूं आपको, कब्ज का कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, इसको ध्यान में। ठीक है, शब्द का संधि विच्छेद ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, और मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक शब्द मैंने लिख दिया है कि अप प्लस दी, दोनों शब्दों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अब्दी। अब्दी शब्द का संयुक्त अर्थ हो जाता है वर्ष, संवत, साल।
ठीक है। जैसे दशाब्दी, 10 प्लस अब्दी यानी 10 वर्षों का समूह, शताब्दी यानी 100 प्लस अब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। तो इस प्रकार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और शब्दों की। तो एक शब्द हो जाएगा सुप प्लस धातु। धातु शब्द का व्याकरण में अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिसमें प्रत्यय समझ सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा शुभ धातु। आप भी कमेंट सेक्शन में इन शब्दों के उत्तर देते रहें मेरे उत्तर देने से पहले, ठीक है, ताकि साथ में वापस जांचने का भी आपको मौका मिल जाए। अब हम बात करते हैं सुप प्लस योग। तो शब्द क्या हो जाएगा? शुभ योग। कैसे हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा होता है। पहला वर्ण है, उसके बाद में अंतस्थ वर्ण है, संधि होगी तो प तीसरे वर्ण में यानी ब में जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? सुयोग। इसी प्रकार स्वर के साथ में हम एक उदाहरण बना लेते हैं, सुप प्लस अंत, ठीक है, हो जाएगा सुबंत। और इसी प्रकार एक शब्द मैं ले लेता हूं, वो शब्द है प्लस आगम। अब इसका संधि पद क्या बनेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मित्रों, ये हमने स्वर संधि के आज 5 नियम पढ़ लिए हैं। आशा में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया, पढ़ाना कुछ जो मैंने मेहनत की है पढ़ाने के लिए आपके लिए रंग लाई है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रहेंगे और शेयर करेंगे। तो मित्रों, जाने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।